नमस्कार साथियों, मैं फिर एक बार हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और एक नए दिन के साथ। तो चलिए जानते हैं आज नए दिन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग कक्षा 7 की सीरीज को समाप्त करने वाले हैं और उसका चैप्टर नंबर 10 है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो आज हम लोग बात करेंगे मध्यकाल के समापन के विषय में कि मध्यकाल का समापन कैसे होता है और आधुनिक काल का प्रारंभ कैसे होता है। देखिए, आधुनिक काल का प्रारंभ तभी से हो जाता है जब ब्रिटिशर्स या फिर ब्रिटिशों की जो कंपनियां हैं वह भारत में लगातार समुद्री मार्गों से या फिर अन्य मार्गों से आने लगती हैं और अपना व्यापार भारत में स्टार्ट कर चुकी होती है। तभी से क्या कहा जा सकता है कि आधुनिक भारत का क्या हो जाता है, आरंभ हो जाता है। लेकिन आरंभ हो उससे पहले समापन भी तो कर लें हम लोग। तो समापन किसका कर रहे हैं हम लोग? मध्यकाल का, और साथ ही साथ मुगल साम्राज्य का भी हम लोग समापन करेंगे और देखेंगे कि मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, उसको भी देखेंगे और मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई उसके विषय में जानकारी आगे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बात ये जान लीजिए, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, 1765 तक भारत में अंग्रेजों ने एक राजनीतिक संगठन का रूप ले लिया था। पहले तो लोग व्यापारी बन के आए 1600 में। ठीक है, जहांगीर के दरबार से शुरुआत हुई थी व्यापार का, और उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया। और राजनीति में उन्होंने सबसे पहले कहाँ पे कब्जा किया? ये बंगाल वाले क्षेत्र को। ठीक है, बंगाल वाले क्षेत्र पे अपना कब्जा कर लिया। वहीं पे फोर्ट विलियम के बहुत सारे क्या बनाए, कोठियाँ बनाई, वहीं पे फैक्ट्रियों को लगाया। ठीक है, उसी के साथ ही साथ यहीं से वो दक्षिण की ओर गए, वहीं से उत्तर की ओर गए। ठीक है, विभिन्न जगहों पर लोग क्या किए, जाने लगे और अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने लगे। तो हम लोग इसी सब के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि भारत में 1700 के करीब क्या हुआ था। देखिए, भारत जो है 1700 में मुगल सीमाएं, क्योंकि भारत में अभी तक कौन शासन कर रहा है? मुगल ही शासन कर रहे हैं। तो 1700 में मुगल सीमाएं कहाँ तक हो गई? देखिए, ये पाकिस्तान का कुछ भाग है। ठीक है, यहाँ पे दक्षिण में है, दक्षिण में। ठीक है, केरल वाला क्षेत्र छूटा है, तमिलनाडु के क्षेत्र छूटा है, उधर बंगाल पूरा था क्या, मुगल सीमाओं के अंतर्गत आता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 1765 तक कुछ सीमाओं का क्या हो गया, सिकुड़ना चालू हो गया। उसके जो शासक थे वह स्वतंत्र होने लगे। कौन कौन से शासक स्वतंत्र होने लगे? बंगाल, अवध, ठीक है, हैदराबाद के विभिन्न शासक क्या होने लगे, अलग होने लगे। वहीं पे वतन जागीरें भी होती थी। वतन जागीरें कौन होती थी? जैसे आप रायबरेली के रहने वाले हैं या फिर किसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, आपका घर उसी क्षेत्र में है और आपको शासन वहीं पे करना हो तो वही क्या हो जाएगा, आपकी वतन जागीर हो जाएगी। ठीक, तो जानते हैं 1765 तक ब्रिटिशर्स रूल्स क्या हुआ, 1765 में ब्रिटिशों का क्या होने लगा, राजनीति में हस्तक्षेप, शासन होने लगा। और उसी समय क्या हुआ, भारत में एक बहुत ही अधिक उथल पुथल की माहौल होने लगा। कब? जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अभी तक क्या था, बाकी जो शासक थे वो शाहजहां थे, जहांगीर था, अकबर थे, ये सभी लोग आराम से कुछ छुट्टी पुट्टी लड़ाइयाँ होती थी उनको देखता था। ठीक है, लेकिन जो औरंगजेब था वो क्या था, इसका सारा जीवन युद्धों में ही बीता। कहीं पे विद्रोह हो रहा वहाँ पे बीता। तो एक घटना कब हुई, जब दक्कन में 1779 में, कब? 1779 में। ठीक है, 1707 में तो मर गया, तो 1679 में। कब? 1679 में जब उसने दक्कन पे क्या किया था, हमला किया था। वहाँ के जो विद्रोह था उसको समाप्त करने में उसने अपनी आधे से ज़्यादा सेना क्या किया, समाप्त कर दिया। और साथ ही साथ वित्तीय जो संसाधन थे उनको भी क्या कर दिया, वो समापन कर दिया था, उनका उपभोग कर डाला। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। जब देखा कि औरंगजेब प्यारे हो गए भगवान को, तो नादिर शाह यहाँ पे घात लगाए बैठा हुआ था ईरान में। तो ईरान से नादिर शाह अपनी सेना लेके आया और भारत के केंद्रीय सत्ता कहाँ पे आधारित था, दिल्ली पे था। तो दिल्ली पे इसने आक्रमण किया। कब आक्रमण किया? 1739 में, और दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों को लूटा और यहाँ से जो मयूर सिंहासन था उसको उठा के ले गया अपने ईरान में। ठीक है, कौन ले गया था? नादिर शाह, मयूर सिंहासन को। ठीक, जिसपे शाहजहां बैठ के अपना दरबार लगाता था दीवाने आम में। अब क्या हुआ, उसी से प्रभावित होकर एक महाशय और आए, उनका नाम था अहमद शाह अब्दाली।
इन्होंने लगातार भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में 5 बार आक्रमण किए और उस क्षेत्र को जीता या फिर कह लीजिए लूटा। ठीक है, तो लूटा कब से कब तक? 1748 से 1761 के मध्य में 5 बार आक्रमण किए। अब इसी के साथ साथ क्या होने लगा, दिल्ली के शासन के ऊपर बहुत अधिक दबाव पड़ने लगा। एक तो उनके पास पैसा कम, ऊपर से आक्रमण, ऊपर से सेना कम। अब बेचारे जो बादशाह थे वो किए तो करेगा, और साथ ही साथ उनके अंदर में भी घर के भेदिया थे। कौन कौन? शासक जो बने हुए थे, अभिजात या फिर कह लीजिए सूबेदार जो भी थे, ठीक है, वो भी पिन कर रहे थे, चौंक रहे थे, हमको भी पैसा चाहिए। तो क्या हुआ कि जो शासक थे, ठीक है, साम्राज्य पर दबाव पड़ा, अभिजातों का विभाजन होने लगा। तो क्या हुआ, जो अभिजात थे, वहाँ के सूबेदार थे, वह 2 समूह में बट गए। एक तो वे जो ईरान से संबंधित थे, कौन? ईरान से संबंधित थे। दूसरी वे जो तुर्की से संबंधित, अर्थात कह लीजिए कि आप तुर्की के जो वंशज थे उनके वंशज थे तुर्की से, और एक वंशज थे ईरान वाली श्रेणी के। तो इन 2 भागों में क्या हो गया, बट गया मुगल साम्राज्य। और उसके जो बादशाह हुए परवर्ती, किसके? औरंगजेब के बाद के जो मुगल बादशाह हुए वे कठपुतली बन गए इन्हीं दोनों अभिजात वर्गों के, कि ये जैसा बोलते थे उन्हीं के इशारे पे वो कार्य करते थे। ठीक है, ऐसा होने लगा। अपमानजनक स्थिति तब उत्पन्न हो गई मुगल दरबार में जब फर्रुखसियार, जिनका शासन काल था, मुगल बादशाह थे ये 1713 से 19, व आलमगीर, जिनका शासन काल था आलमगीर द्वितीय का 1754 से 1759 तक, इनकी हत्या कर दी। तो बहुत अधिक अपमानजनक स्थिति उत्पन्न हो गई कि उनके अभिजातों ने उनको मिलकर क्या कर दिया, हत्या कर दी। और साथ ही साथ क्या हुआ, 2 बादशाहों को अंधा कर दिया। कौन कौन से 2 बादशाह थे? अहमद शाह, जिनका शासनकाल था 1748 से 1754 तक, और दूसरे जो शासक थे वो थे शाह आलम द्वितीय। इनको क्या कर दी गया, अंधा बना दिया इनके अभिजातों ने। अभिजातों कौन होते थे? ठीक है, अभिजात कौन होते थे? वे जो इनके शासकों के अधीन कार्य करते थे, विभिन्न क्षेत्रों के सूबेदार होते थे, कर राजा को लेकर देते थे, वही क्या कहलाते थे, अभिजात कहते थे उनको। फिर इसी के साथ क्या होने लगा, क्योंकि आपने अभी देखा, हमने बताया कि जो साम्राज्य था उसकी केंद्रीय शक्ति क्या होने लगी, धीरे धीरे क्षीण होने लगी। और ये जो सूबेदार थे इनको स्वतंत्र राज्य के रूप में अपने आप को उभारने का मौका भी मिल गया। कैसे मिल गया? क्योंकि राजा थे कठपुतली, ठीक है, वो भाई साहब आए एक लोग उधर से सूबेदार बंगाल वाले कि इतना पैसा आपको देंगे, तो कहा ठीक ठीक ठीक, इतने में हो गया मेरा काम। इधर से हैदराबाद वाले, उन्होंने कहा कि ये ले लीजिए इतना। तो क्या हुआ, इन्हीं सब के रहमो करम पे लोग जिंदा रहने लगे। तो इन लोगों भी जब यहाँ पे देखा दक्कन वाले पठान में कि थोड़ा विद्रोह हो रहा, किसान आंदोलन कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, तो इन सभी का फायदा उठा के, ठीक है, इन सभी का फायदा उठा के कुछ जो राज्य थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। जैसे बंगाल हो गए, हैदराबाद हो गया, मराठा हो गया, और जयपुर के भी विभिन्न शासक जो थे वो अलग हो गए मुगल साम्राज्य से। जो हैदराबाद का शासक था वह औपचारिक रूप से मुगल सम्राट के अधीन तो था, लेकिन वो करता अपनी मर्जी का था। ठीक है, तो जानते हैं क्या क्या करता था। नए राज्यों का उदय हुआ, इसको हम 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। कौन कौन सी श्रेणियां थी? देखिए, पहली श्रेणी में वे लोग आते थे जो मुगल प्रांत हुआ करते थे। प्राचीन काल में क्या थे? मुगल प्रांत थे। बंगाल, अवध, हैदराबाद, मराठा, ये सभी क्या थे? मुगल प्रांत थे। ठीक है, ये भी क्या हो गए, अलग हो गए, औपचारिक रूप से उनकी सत्ता को माना था मुगलों के। दूसरी वो थी जो वतन जागीरें थी। वतन जागीरें हमने बताया आपको वहीं पे शासन करने को मिल जाए तो उसे कहते हैं वतन जागीरें। वतन जागीरों में क्या थे? जयपुर के राजा, ठीक है, अंबर के राजा या उदयपुर के आदि के जो क्षेत्र के राजा थे उनको वतन जागीरें मिल गई उनकी। मराठा, सिख, जाट, मराठों की उत्पत्ति इसी समय हो गई। ठीक है, फिर जाटों की भी उत्पत्ति इसी समय हो गई। साथ ही साथ सिख तो यहाँ पे थे ही, अब पिछली कक्षा में हमने पढ़ा है सिखों के विषय में। ठीक है, उन्होंने भी क्या कर दिया, राजनीतिक क्षेत्रों में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया। तो हम लोग जानते हैं स्वतंत्र जो पूर्व में क्या थे, मुगलों के अधीन थे राज्य, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। 3 राज्य थे, पहला बंगाल, दूसरा हैदराबाद, तीसरा अवध। ये बहुत प्रमुख क्षेत्र थे जो मुगलों के अधीन थे, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करते थे। तो सबसे पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं हैदराबाद के विषय में। हैदराबाद की स्थापना, ठीक है, एक क्षेत्रीय राज्य के रूप में निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने
किया था। किसने किया था? निजाम उल मुल्क आसफ जाह। इसको याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं से बनेगा। इनका शासनकाल था 1724 से लेकर 1748 तक। यह जो था सूबेदार वह बादशाह फर्रुखसियार, किसका? बादशाह फर्रुखसियार का सूबेदार था। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कुशल शासक था और ये बहुत ही शक्तिशाली शासक था उस राज्य में। ठीक है, 1720 से 22 में दक्कन पठार में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। पहले इसको सूबेदारी कहाँ की मिली? अवध की मिली। कहाँ की? पहले इसको अवध की सूबेदारी मिली, फिर कुछ वर्षों बाद इसको बना दिया गया हैदराबाद का सूबेदार। ठीक है, हैदराबाद का सूबेदार बना दिया गया क्योंकि इसने दक्कन में अपना हाथ आजमाया था, विद्रोह को दबाया था, किसान आंदोलन जो है तो उसको दबाया था। तो यहाँ पे इसका क्या था? प्रभुत्व जमा हुआ था। तो इसने क्या किया, जब देखा कि मुगल बादशाह कमज़ोर पड़ रहे हैं तो इसने क्या किया? पूरी तरह से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यह ना तो दिल्ली के आदेशों को मानता था और ना उसमें क्या करता था? हस्तक्षेप करता था। इसने एक बार जो फैसला ले लिया तो केवल मुगल बादशाह उसकी पुष्टि करता था कि हाँ भाई साहब इन्होंने ये कर लिया कि इतना कर लेंगे, तो क्या किया? इतना कर लेंगे वो। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, जब देखा कि हैदराबाद स्वतंत्र हो गया, बंगाल स्वतंत्र, तो छिटपुट रियासतें और भी उत्पन्न होने लगी। अब धीरे धीरे जब मुगल बादशाह की शक्तियाँ कम होने लगी, कर भी बहुत कम जाने लगा। धीरे 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 कर की मात्रा ही खत्म हो गई और ये लोग क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। तो ये जो आसफ जाह था वह अपने क्षेत्र को कुशल रूप से संचालित करने के लिए जो सेना थे या फिर उसके जो अधिकारी थे, इनको कहाँ से लाया था? उत्तर भारत से लेकर आया था अपने राज्य में हैदराबाद में। और उसने उनको क्या दिया? बहुत बड़ी बड़ी जागीरें दी। ठीक है, कर आयुक्त बनाया। कर आयुक्त मीन्स होता है ऑफिसर, कर जो लेके आता था। मनसबदारों को नियुक्त किया। ठीक है, फिर इसकी एक महत्वाकांक्षा उत्पन्न हुई, क्यों ना कोरोमंडल के जो वस्त्र उद्योग है, ये वाला क्षेत्र, इसको कहा जाता है कोरोमंडल। ठीक, कोरोमंडल के इतिहास भी हम थोड़ी देर बताएंगे। ठीक है, कोरोमंडल पे जो वस्त्रोत्पादक उद्योग था उस पर कब्जा करना तो चाहा, लेकिन उसी समय कौन था? ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, तो उन्होंने इसको उस कब्जा करने से रोक दिया। तो इस प्रकार हमने अभी हैदराबाद के विषय में जानकारी प्राप्त किया है। तो हम लोग जानते हैं कोरोमंडल के विषय में इस समय। देखिए, कोरोमंडल को पहले कहा जाता था चोल मंडलम। क्या कहा जाता था? चोल मंडलम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो शासक थे पहले वो थे चोल शासक थे। तो इस तट को कहा जाता था चोल मंडलम, क्योंकि जो पुर्तगाली और ब्रिटिशर्स आए वो का, ठीक है, का को या फिर कह लीजिए चा को का कहते थे। क्या कहते थे? चा को का कहते थे। जैसे आप केमिस्ट्री लिखते हैं तो CH लिखते हैं ना, तो उसको आप लोग अगर हिंदी में केमिस्ट्री कहेंगे तो यहाँ पे क्या कहते हैं? हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। उसी तरह वो लोग चा को का कहते थे। तो रहा तो वो चोल मंडलम था, लेकिन वो कहते क्या कहते थे? कोरमंडलम। क्या कहते थे? कोरमंडलम। तो इसी का धीरे धीरे नाम क्या पड़ गया? कोरोमंडल पड़ गया। इस प्रकार हमने जानकारी प्राप्त कर लिया हैदराबाद के विषय में। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं अवध और बंगाल के साथ साथ वतन जागीरों के विषय में। तो हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं अवध राज्य के विषय में। यह प्रांत था किसका? मुगलों का। कब था? जब 1707 अर्थात उनकी मृत्यु से पहले, औरंगजेब की मृत्यु से पहले ये मुगलों का एक प्रांत था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? हैदराबाद की तरह ये भी क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया और बाद में बंगाल भी स्वतंत्र हो गया। तो जानते हैं अवध के विषय में। अवध की स्थापना बुरहान उल मुल्क सआदत खान ने किया था। कब? 1722 में किया था, क्योंकि उसी समय उसको अवध का सूबेदार बनाया गया। और अवध का सूबेदार बनाया गया क्योंकि यह क्षेत्र बहुत ही पहले से उपजाऊ था। क्यों उपजाऊ था? क्योंकि यह गंगा द्वारा लाए गए उपजाऊ मिट्टियों से बना हुआ क्षेत्र था। ठीक है, इस कारण क्या था? बहुत अधिक उपजाऊ था और इससे कर जो था बहुत अधिक मात्रा में जाता था। कितना? अरे बहुत कुंटल कुंटल भर के जाता था। क्या? माल, एकदम पैसा ही पैसा हो जाता था यहाँ से। और एक कारण और भी था इसकी समृद्धि का। यह जो था ना, ये मध्य एशिया से होते हुए यहाँ पे अवध आता है। ठीक है, ये अवध है। अवध से होते हुए बंगाल तक जाता था। क्या? ये रास्ता था एक बंगाल पहुँचने के लिए। और दिल्ली से इसका भी नाता बहुत अटूट था। क्यों? क्योंकि दिल्ली के पास था और शासन के अधीन था और बहुत ही ज़्यादा यह उपजाऊ था। जो मुगलों के जो शासक थे उनको माला माल करने का ये क्या था? एक तिजोरी था। क्या था? ये तिजोरी था। देखिए, जो सआदत खां है वह सूबेदार बना और उसने अपने हिसाब से क्या किया? इसको ढालने का प्रयास किया। और ढाला कैसे? जो मुगल साम्राज्य के राजा थे, ठीक है, वो शासक इनके यहाँ नायबों को नियुक्त करते थे। ठीक है, नायब क्या होते थे? जो सूबेदार है उसके द्वारा जो नियुक्त किए जाते थे उनको नायब कहा जाता है।
ठीक है, उनके अधीन होते थे। नायब थे, जागीरदार थे, छोटे छोटे अधिकारी थे। ये भाई साहब दिल्ली के शासक, ठीक है, मुगल बादशाह यहाँ पे भेजते, लेकिन ये कहते हैं नो एंट्री का बोर्ड लगा दिए थे इन्होंने, ठीक है। यहाँ से ये मार के उनको ख़त्म कर देते, या फिर क्या कर देते, वापस लौटा देते थे, या फिर उनको बंदी बना के अपने जेल में डाल देते थे। इस प्रकार क्या कर लिया उन्होंने, उसको एक स्वतंत्र राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त कर लिया। उन्होंने क्या किया, जो राज्य में कर का वसूलने का प्रक्रिया था वो ठेके पे चालू कर दिया। क्या कर दिया, ठेके पे। उस समय ठेके को क्या कहा जाता था, इजारेदारी। क्या कहा जाता था, इजारेदारी की प्रथा। कौन सी, इजारेदारी एक ठेकेदारी प्रथा थी। इसमें क्या होता था, इजारेदार, जैसे मैं इस क्षेत्र का सूबेदार बनना चाहता हूँ या फिर कह लीजिए इजारेदार बनना चाहता हूँ, तो मैं उस समय क्या करूँगा, बोली लगाऊंगा। जिसकी सबसे अधिक बोली लगती थी उसको वह क्षेत्र दे दिया जाता था और कहा जाता था कि आप इतनी रकम हमको वसूल कर देंगे, आप कैसे भी वसूल के दो, ठीक है। और वसूल के देने का प्रक्रिया ऐसे चलता था। अगर उस शासक के पास या फिर इजारेदार के पास धन नहीं होता था तो वो क्या करता था, अब वहाँ के जो साहूकार होते थे, सेठ होते थे, उनसे क्या लेता था, वो उधार लेता था, ठीक है। इसी को कहा जाता है राज्य ऋण। क्या कहा जाता है, राज्य ऋण कहा जाता था। और इससे क्या हुआ, जो वहाँ के किसान थे उनमें असंतोष फैल गया और वह विद्रोह करना प्रारंभ कर दिए। राजपूतों व रुहेलखंड की ज़मीनों को अपने राज्य में मिला लिया। तो जो सादत खान था वह राजपूतों की ज़मीन, ठीक है, राजपूत का ज़मीन ये सभी थे, और रुहेलखंड ये वाला इलाका क्या कहा जाता है, रुहेलखंड कहा जाता है। इसके इलाके जो उपजाऊ भूमियाँ थीं इनको भी क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, अपने यहाँ मिला लिया, ठीक है। इजारेदार की प्रथा उस समय मुगलों द्वारा नापसंद की जाती थी, लेकिन 18वीं सदी के आते आते इजारेदारी की प्रथा यह पूरे भारत में फैल गई, ठीक है। इस प्रकार हमने जान लिया अवध के विषय में। अब हम जानकारी प्राप्त करते हैं बंगाल के विषय में। अब भाई साहब देखिए, ये अवध भी आज़ाद हो गए और ये हैदराबाद भी इधर निकल लिए, ठीक है। अब बचे बंगाल वाले शासक। तो बंगाल का जो सूबेदार था, ठीक है, वह एक नायब नियुक्त किया यहाँ पे, उसका नाम था नायब कौन था, वह था मुर्शीद कुली खान। कौन था, मुर्शीद कुली खान। यह एक नायब था। नायब हमने अभी बताया, सूबेदार द्वारा नियुक्त किया गया एक छोटा सूबेदार, उसे क्या कहा जाएगा, नायब कहा जाएगा, ठीक था। कौन था, मुर्शीद कुली खान था, जिसने यहाँ पे अपनी शासन सत्ता स्थापित करने की कोशिश किया और हमेशा की तरह क्या हुआ, ये स्थापित भी कर लिया। क्योंकि यह पहले यहाँ पे छोटा सा मनसबदार हुआ करता था, छोटा सा नायब हुआ करता था। धीरे धीरे यहाँ की राजनीतिक शक्ति में इसका प्रभुत्व बढ़ता गया। किसानों को इसने अधिक से अधिक कर वसूलने का प्रारंभ कर दिया, कर को, ठीक है, वसूलना चाहा। और वसूल कर ये थोड़ा थोड़ा पहले हिस्सा शासक को देता था, मुगल बादशाह को, लेकिन फिर धीरे धीरे इसने देना ही बंद कर दिया और घोषित कर दिया कि हम भी अब से आज़ाद हैं, ठीक है। अलीवर्दी का जो शासन था वह 1740 से 1756 के मध्य था। इसमें साहूकारों, सेठों से घनिष्ठ संबंध। देखो, इसके यहाँ की सबसे महान उपलब्धि क्या थी, साहूकारों और सेठों से इसका घनिष्ठ संबंध था, ठीक है। इसी के समय में संबंध क्या हुआ था, घनिष्ठ हुआ था। मैंने अभी जो बताया क्या क्या कंडीशंस थी, ठीक है, जैसे अवध के विषय में था, हैदराबाद के विषय में था, क्या था, ये लोग शासन के लिए जागीरों के रूप में छोटे छोटे क्षेत्रों को बांटते थे, कर वसूलते थे, ठीक है, अपने यहाँ शासन का कार्य करते थे। अगर कोई जो जागीरदार है वो कर नहीं दे पाता था तो वह सेठों से, सूबेदार सेठों से, या फिर कह लीजिए जो वहाँ के अच्छे साहूकार थे उनसे कर लेते थे, कर के रूप में उनको देते थे, ठीक है। इन सभी के विषय हम लोग जानकारी प्राप्त किए हैं। इसी समय जगत सेठ एक थे, ठीक है, वहाँ के जगत सेठ थे बंगाल के। उनका जो साहूकार घराना था इस समय बहुत अधिक माला माल हो गया, खूब धन ये लोग पा रहे थे। क्यों, क्योंकि ये लोग कर्जा तो ले रहे थे लेकिन चुका नहीं पा रहे थे, और चुका नहीं पा रहे थे तो धन, जमीन और जितना भी क्षेत्र है, किला उला इन्हीं के अधीन हो जाता, ठीक है। इस प्रकार हमने जानकारी प्राप्त कर लिया है। जो पूर्व में मुगल प्रांत थे लेकिन अब क्या हो गए, वो स्वतंत्र हो गया। उसी में दूसरी कड़ी में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं राजपूतों की वतन जागीरों के विषय में। इसमें सबसे प्रमुख थे अंबर राजघराना और जोधपुर घराना, ठीक है। अंबर व जोधपुर राजघराने व प्राचीन काल से कह लीजिए प्रारंभ से ही मुगलों की सेवा में लगे हुए थे, ठीक है। और सेवा में लगा होने के कारण इनके जो शासक थे इनको बहुत समृद्धशाली प्रांतों का क्या बनाया गया, सूबेदार बनाया गया। अब कैसे, देखिए, जो जोधपुर के राजा अजीत सिंह थे इनको गुजरात का सूबेदार बनाया गया, और सवाई राजा जयसिंह को कहाँ का बनाया गया, मालवा का सूबेदार बनाया गया। देखिए,
अंबर को ही बाद में, अंबर एक छोटा सा क्षेत्र था, यहाँ पे पहले राजधानी हुआ करती थी जयसिंह की, लेकिन बाद में इन्होंने किसकी राजधानी बनाया, जयपुर को। तभी से इस शहर का नाम क्या पड़ गया, जयपुर। ठीक है, जयपुर इन्हीं के नाम पर ही पड़ा, जयसिंह के नाम पे जयपुर। और इसी के पास में था जोधपुर। कौन था, जोधपुर था। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए, ठीक, राजनीतिक सत्ता को पाने के लिए इन्होंने मुगल दरबार में हो रही प्रतिस्पर्धा में अपनी टांग अड़ा दिया कि भाई हमें भी इतना क्षेत्र चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये लोग पहले से उनकी सेवा में थे तो राजा भी बहुत खुश हुआ। उस समय जहांदार शाह राजा हुआ करते, ठीक है, शासक थे मुगल बादशाह, वो बहुत प्रसन्न हो गए। क्या कर दिया इन्होंने, उस जहाँ के ये पद थे, जहाँ के सूबेदार थे, उनका इन्होंने नवीनीकरण करके इनको अपने अपने जागीरों पे भेज दिया। मतलब वतन, मतलब ये जहाँ के थे वहाँ का उपभोग करने के लिए वहाँ का शासक इनको बना दिया। अब वहाँ तो भेज दिया भाई साहब, इनकी सबसे बड़ी गलती यहीं पे हो गई। ठीक है, वो अपने घर गए, क्योंकि घर में तो कुत्ता भी शेर होता, पता है ना। ठीक है, वो लोग भी क्या थे, शेर हो गए। और उन्होंने आसपास के क्षेत्रों को जीतने का भी प्रयत्न किया और सफल भी रहे। कैसे, देखिए, जहांदार शाह ने 1713 में इनके पदों का नवीनीकरण कर दिया। जोधपुर के राजा ने, ठीक है, जोधपुर के राजा ने नागौर को अपने अधीन कर लिया और जयपुर के राजा ने, जयसिंह, ठीक है, उन्होंने बूंदी के बड़े बड़े इलाकों को, राजस्थान में बूंदी पड़ता है, ठीक है, उसके बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया। और जयसिंह ने ही जयपुर राजधानी को बसाया था। 1722 में जयसिंह को आगरा की सूबेदारी मिल गई थी। आपने जंतर मंतर का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, राजस्थान में एक वेधशाला है, खगोल शास्त्री वहाँ पे जाते हैं तारों नक्षत्रों को देखने के लिए। तो जो जंतर मंतर है उसका निर्माण किसने किया था, सवाई राजा जयसिंह ने किया था। ठीक है, एक विशेष चीज़ ये जान लीजिए, 1740 में मराठों ने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में क्या किया, आक्रमण किया। ठीक है, आक्रमण करने के कारण क्या हुआ, वहाँ जैसे आपके यहाँ अगर माना जाए रात में कोई चोर आया, ठीक है, आपके यहाँ से सामान वामान चोरी करके चला गया, और कोई आपका पड़ोसी जो आपसे दुश्मनी रखे हुआ है वो आपके ऊपर चढ़ाई कर दे, तो आप क्या कहेंगे, अभी तो मेरा सब चलाया गया, जो बचा तुम्हें ले जाओ भैया, तो हम क्या करें। तो ऐसे होता था यहाँ पे, वहाँ से आते थे, ठीक है, मराठा आते थे, आक्रमण करते थे, क्योंकि छिन्न भिन्न करके चले जाते, जो बचा दबे कुचले लोग होते थे उन पर ये लोग आधिपत्य हासिल कर लेते थे और उनको अपने अधीन कर लेते थे। इस प्रकार छोटे राज्य के रूप में तो ये पहले थे, लेकिन अब क्या हो गए, ये विस्तृत भूभाग पे क्या कर लिया इन्होंने, कब्जा कर लिया। एक नोट के रूप में देख लीजिए, 1732 के फारसी वृत्तांत के अनुसार, ठीक है, कब के, 1732 के फारसी वृत्तांत के अनुसार राजा जयसिंह 12 वर्ष के लिए आगरा का सूबेदार बना था तथा 5 से 6 वर्ष के लिए मालवा का सूबेदार ये बनाया गया था। इस प्रकार हमने देखा किन किन क्षेत्रों के विषय में, राजपूतों की वतन जागीरों के विषय में, बंगाल, अवध और हैदराबाद जागीरों के विषय में, और अब हम लोग पढ़ेंगे सिखों और मराठों के साथ साथ जाटों के विषय में।